हेलो स्टूडेंट्स, फिर से एक बार देखेंगे सीटेट की इंग्लिश की क्लास हम आपको फिर से देंगे। ठीक है, स्वागत आपका कर रहे हैं अपने चैनल डे नाइट क्लासेस पे। और सीटेट की इंग्लिश में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी पेडागोजी। पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चन को, ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं, ये होते हैं आपकी अप्लाइड इंग्लिश। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आपको इन ये ऐसे समझ में नहीं आएंगे जब तक आप इनको लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, ये समझने, इनको समझिए भी, इनके नोट्स भी बनाइए, तभी आप इसमें कर पाएंगे। नंबर वन बता दें, पैसेज को हल्का मत समझें, पैसेज की प्रैक्टिस ज़रूर करें। 15 नंबर आएंगे आपके पैसेज से और 15 नंबर आएंगे आपके इंग्लिश पेडागोजी से। ठीक, पैसेज भी हम आपको पढ़ाएंगे और इंग्लिश पेडागोजी भी पढ़ाएंगे। तो चलिए इस क्लास देते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन दिए हुए हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। ठीक, आइकॉनिक मेथड ऑफ लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ यूजिंग। जो लर्निंग का जो एक मोड है, कौन सा है? आइकॉनिक। ये किस पर आधारित होता है? आइकॉनिक सिस्टम जो होता है लर्निंग का, ये किस पर बेस्ड होता है? ग्राफ पर, एक्टिविटीज़ पर, सिंबल पर, कि इमेज और डायग्राम पर? आइकॉनिक मोड को नोट करिए। नोट करने से पहले कुछ चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, इसको समझिए। ये एक थे जियोमी ब्रूनर। ये एक भाषाविद थे, जियोनी ब्रूनर। तो इन्होंने कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशन की किस तरह से हम प्रेजेंट करके स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाएं, कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से इन्होंने 3 चीज़ें बताई। देखिए, पहला है जो तरीका पढ़ाने का है प्राइमरी लेवल पर, वो है इनएक्टिंग। इनएक्टिव उन्होंने बताया। इनएक्टिव क्या है? इनएक्टिव पढ़ाने का वो तरीका है जिसमें के माध्यम से हम ज्ञान देते हैं अपने एक्शन के द्वारा। ठीक है, अपने फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा, अपने हैंड के एक्सप्रेशन के द्वारा हम बच्चों को वो चीज़ समझाते हैं। जैसे छोटा सा माने दिल का उदाहरण देना है तो दोनों हाथों को जोड़कर हम दिल का उदाहरण देंगे। फ्लावर का देना है तो दोनों हाथों को खोल करके हम फ्लावर का उदाहरण देंगे। ठीक है, प्राइमरी लेवल के बच्चों को। तो क्या बताया? इनएक्टिव पहला है मोड ऑफ लर्निंग बताया। ठीक, दूसरा कौन सा बताया? दूसरा जो बताया था वो क्वेश्चन बेस्ड है, वो है आइकॉनिक मेथड। आइकॉनिक मेथड में क्या होता है? आइकॉनिक मेथड में, आइकॉनिक जो आपका क्वेश्चन है, इसमें सिंबल और डायग्राम के माध्यम से हम बच्चों को समझाने का, बताने का और सिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आइकॉनिक मेथड में क्या लेते हैं हम? इमेजेज और डायग्राम। ठीक, इसमें इमेज और डायग्राम के माध्यम से हम समझाते हैं। ठीक है, बच्चों को भी चीज़ें समझाते हैं। तीसरा जो है आपका वो है सिंबॉलिक मेथड है। सिंबॉलिक मतलब सिंबल के माध्यम से हम बताते हैं, स्टूडेंट को समझाते हैं। ठीक है, तो कौन से बताया हमने आपको? जॉनी ब्रूनर ने बताया थे आपको। पहला है इनएक्टिव, एक्टिंग करके बताना। आइकॉनिक, इमेज या डायग्राम के माध्यम से समझाना। और दूसरा है सिंबल के माध्यम से समझाना। अगला देखेंगे, वाइल रीडिंग फॉर कंप्रहेंशन वी अंडरस्टैंड दैट सम पेयर्स आर एग्जाम्पल ऑफ होमोग्राम्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज होमोग्राम। होमोग्राम की परिभाषा एक्चुअली पूछी गई है। कंप्रहेंसिव स्टडी कराते समय, पैसेज पढ़ाते समय हम जो होमोग्राम लेते हैं उसका क्या मतलब है? देखिए, होमो मतलब होता है सेम, ग्राफ होता है रेटिंग। ठीक है, तो ये वो शब्द हैं। तो आप कह सकते हैं होमोग्राफ रेफर्स टू ईच ऑफ टू और मोर वर्ड्स स्पेल्ट द सेम, द वर्ड्स दैट आर स्पेल्ट द सेम बट नॉट नेसेसरी प्रोनाउंस द सेम, हैविंग द सिमिलर मीनिंग। ठीक है, तो इसमें आपका उदाहरण होगा सी। ठीक है, लीड है और ये लीड है। ठीक है, दोनों को एक ही तरह से उच्चारण किया जाता है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग है। यहाँ लीड का मतलब हो जाएगा मेटल और यहाँ लीड का मतलब होगा गिव डायरेक्शन। ठीक, तो दोनों वर्ड्स हैं, प्रोनाउंसिएशन एक है लेकिन उनके मीनिंग अलग अलग है, तो उसको कहेंगे होमोग्राफ। अगला, ए साइट वर्ड इज ए वोकेबुलरी आइटम।
साइट वर्ड कौन से होते हैं? साइट वर्ड की परिभाषा पूछी गई है, तो ये ऑप्शन होगा आपका डी होगा ऑप्शन। दैट द रीडर रिकग्नाइज, ये होगा दैट द रीडर रिकग्नाइज एंड फाइंड मीनिंगफुल ऑन साइट विदाउट ए कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस। बिना किसी जटिल परीक्षण के माध्यम से हम उस वर्ड को समझते हैं। उस ऐसे वर्ड्स को साइट वर्ड बोलते हैं। विच ऑन द फॉलोइंग मेथड इज सजेस्टेड फॉर टीचिंग ग्रामर एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पर सबसे बेहतर पढ़ाने का तरीका कौन सा हो सकता है, बल्कि होता है, कौन सा है होता है मेथड? देखिए, जो ये प्राइमरी लेवल पढ़ाने के लिए ट्रांसलेशन, टेक्स्ट मेथड, डिडक्टिव, इंडक्टिव, ये चारों मेथड है इंपॉर्टेंट। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा सजेस्ट किया जाता है? सबसे अच्छा तरीका है इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है? इंडक्टिव मेथड में पहले हम रूल्स बताते हैं, किसी चीज़ के विषय में समझाते हैं, उसके बाद हम लैंग्वेज की या किसी चीज़ की प्रैक्टिस करवाते हैं। तो इंडक्टिव मेथड में क्या है? पहले चीज़ को समझाना है, उसके बारे में बताना है, उसकी व्याख्या करना है, उसके रूल्स बताने हैं, उसके बाद भाषा की प्रैक्टिस करवाना है। ठीक, तो ये चीज़ है, समझाना पहले है, इसको कहेंगे इंडक्टिव मेथड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। फ्लावर और हैवे दो भाषाविद हैं। इन्होंने रिगार्डेड वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल एज प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग। प्रॉब्लम क्रिएटिंग, समस्या उत्पन्न करना, और सॉल्व करना जो है, इसमें किस चीज़ पर उन्होंने जोर दिया है? किसी चीज़ को बताना है, समझाना है, उसका निदान करना है, और जो समस्या उत्पन्न हुई है उसमें संदर्भ में राइटिंग है, स्पीकिंग है, लिसनिंग है कि रीडिंग में है? देखिए, दोनों ने इस पर जोर किया है, राइटिंग पर। नोट करना पड़ेगा आपको। फ्लावर एंड हैवे एम्फसाइज्ड ऑन राइटिंग स्किल्स एज प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग स्किल्स। फाइंड आउट द फंक्शन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें आपको फंक्शन वर्ड के बारे में बताना है। फंक्शन वर्ड कौन कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? इसमें 4 हैं, इसमें कौन से फंक्शन वर्ड हैं? तो फंक्शन वर्ड हम आपको बताएंगे, डिटरमाइनर होते हैं। डिटरमाइनर होते हैं ना, ए एन द दिस, जो वाक्य के बिल्कुल स्टार्ट में आते हैं। सम है, फ्यू है, ए एन द बताया हमने आपको, आर्टिकल हैं, ये सब डिटरमाइनर हैं। कंजंक्शन है, और क्या है? प्रीपोजिशन है, प्रोनाउन है, ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल है, क्वालिफायर है, क्वेश्चन वर्ड्स हैं। तो इन सबको हम कहते हैं फंक्शन वर्ड। ये नोट कर लीजिए, कंजंक्शन है, ठीक है, प्रीपोजिशन है, इन सबको हम फंक्शन वर्ड कहते हैं। तो इस हिसाब से प्रोनाउन, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल, क्वालिफायर, डिटरमाइनर, कंजंक्शन, ये क्या है? फंक्शन वर्ड है। नोट कहीं कर सकते हैं आप इसको, एंड होगा, एंड कंजंक्शन है, फंक्शन वर्ड में आएगा। रिव्यू का मतलब क्या होगा? बहुत ही अच्छा वर्ड आप सुनते होंगे। किसी परीक्षा के बाद एग्ज़ाम का रिव्यू देते हैं, फिल्म के बाद रिव्यू पूछते हैं। रिव्यू का मतलब क्या होगा? रिव्यू देना, गेस होगा, असेसमेंट होगा, इवोल्यूशन भी नहीं है, यह है क्रिटिकल इवोल्यूशन। ठीक है, रिव्यू देना जैसे होता है ना, सिनेमा हॉल के बाहर निकले हैं, दर्शकों से रिव्यू लिए जाते हैं, तो कैसा है? आलोचनात्मक उसका वैल्यूएशन करते हैं कि क्या पेपर कैसा था, उसका प्रोज एंड कॉन्स, मतलब पक्ष और विपक्ष जानते हैं, इसमें क्या अच्छी बातें थी, खराब बातें थी। तो रिव्यू का मतलब लिख लीजिए, क्रिटिकल इवोल्यूशन है। कंटेंट वर्ड्स आर, कंटेंट वर्ड्स की परिभाषा पूछी गई है, अभी फंक्शन वर्ड पूछे गए थे। ठीक है, कंटेंट वर्ड कौन से वर्ड होते हैं? इसको नोट करिए, कंटेंट वर्ड लेक्सिकल वर्ड को कहलाते हैं। शब्दों के मीनिंग को, जो सूचनाओं को प्रकट करते हैं, बताते हैं, वो कंटेंट वर्ड होते हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं, उनको जो बताते हैं, जो दिए होते हैं बुक्स में, उनको कंटेंट वर्ड्स बोलेंगे, लेक्सिकल वर्ड होंगे। ठीक है, जिसके माध्यम से आप सूचना प्राप्त करते हैं कि डिफ़िकल्ट वर्ड आया हुआ है। आपने देखा होगा कंटेंट। क्लोज मीन्स क्या होता है?
अरे एग्ज़ाम में आप करते होंगे ना क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट, क्लोज ये इंग्लिश में आते हैं क्लोज। तो क्लोज का मतलब होता है मिसिंग पार्ट। अब जैसे एक पैसेज दिया हुआ है, पैसेज दिया हुआ है, कुछ शब्द उसमें मिसिंग होते हैं, कुछ शब्द मिसिंग होते हैं, फिर नीचे नंबर 1 होता है, उसके नंबर 1 में दिए होते हैं 4 पार्ट ABCD करके, फिर एक पैसेज में फिर छूटा हुआ है, फिर उसको भरना है, फिर आगे चल रहा है, फिर उस एक वर्ड को भरना है, तो उसको क्लोज टेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो क्लोज का मतलब होता है जो शब्द उस पैसेज में छूटे हुए हैं, आप विकल्पों के माध्यम से उनको पूरा करें। 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से कौन सा बेस्ट भरा जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन था। पूछी गई है राइटिंग की लास्ट स्टेज, लेखन की अंतिम स्टेज पूछी गई है, कौन सी है। अंतिम स्टेज देखिए एडवांस, जब राइटिंग एडवांस हो जाती है तो वो राइटिंग की अंतिम उद्देश्य हो जाती है स्टेज। तो शुरुआत के दिनों में जो बच्चे लिखते हैं गोदागादी, जिसको स्क्रिबलिंग कहते हैं। चलिए फ्री राइटिंग के बारे में थोड़ा हम आपको बता देंगे। फ्री राइटिंग वो राइटिंग है जिसमें ग्रामर के नियमों को ध्यान में न रखते हुए, ग्रामर को बहुत फोकस नहीं करना है। स्टूडेंट्स को ये कहा जाता है कि अपने विचार आप लिखिए, क्विक लिखिए, जल्दी लिखिए, अपने क्विकली लिखिए, विदाउट थिंकिंग मच अबाउट ग्रामर और अदर सिनेमेटिकल एरर्स, बिना किसी एरर के को ध्यान में रखते हुए। ठीक, अपनी फ्री राइटिंग करिए। ठीक, लास्ट स्टेज बताइए आपको एडवांस राइटिंग है। फ्री राइटिंग के बारे में बताया। प्रोसीजर्स ऑफ अल्फ़ाबेटिक मेथड, अल्फ़ाबेटिक मेथड का क्या क्रम होता है, क्या प्रोसीजर होता है, क्या सिस्टम होता है, बल्कि आप कह सकते हैं सिस्टम तक पहुंचने के लिए, लिखने के सिस्टम तक आपको किन प्रक्रियाओं से सबसे गुजरना होगा। देखिए सबसे पहले आता है लेटर। ठीक, लेटर प्लस लेटर, आप ऐसे कह सकते हो लेटर्स प्लस लेटर क्या बनता है, वर्ड। फिर वर्ड और वर्ड बनता है फ्रेज, फिर फ्रेज और फ्रेज मिला के बनता है आपका सेंटेंस। ठीक, जैसे एक वाक्य है राम इज ए गुड बॉय, गुड बॉय। ठीक, ये राम इज ए गुड बॉय लिखा हुआ है। अब इसमें क्या है, सबसे पहला पार्ट क्या है, लेटर। एक लेटर, एक एक लेटर मिला के आपका क्या बना, वर्ड बना। एक एक लेटर मिलाकर बना वर्ड, और एक एक वर्ड मिला के बनाएंगे फ्रेज। जैसे गुड बॉय, ये फ्रेज है एक। ठीक, और फ्रेज 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 जब मिलाएंगे हम तो आपका बनेगा सेंटेंस। ठीक, अगला है यू आस्क व्हाट हैज़ माई गवर्नमेंट डन फॉर यू, कैन आंसर इन 2 वर्ड्स ए लॉट। आप कहते हैं बच्चों से अच्छा सरकार ने हमारे लिए क्या किया है, इसको कुछ 2 शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर होगा रेटोरिकल। रेटोरिकल का मतलब होता है किसी एक विषय को स्टूडेंट्स को देना और उनके विचार जानना उस विषय पर। तो रेटोरिकल क्वेश्चन इज यूज्ड टू इन्फ्लुएंस द ऑडियंस बाय एम्फसाइजिंग ए पॉइंट, मतलब उस पॉइंट पर जोर देना है और छात्रों से उनके विचार जानना है। ठीक, ये चीज़ है, रेटोरिकल कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005, इंग्लिश इज NCF 2005 के अनुसार इंग्लिश किस प्रकार की भाषा है, इंग्लिश किस प्रकार की भाषा है, सेकेंड लैंग्वेज। इंडिया में किस प्रकार की भाषा है, एज ए सेकेंड लैंग्वेज। इंग्लिश इज ट्रीटेड एज सेकेंड लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज नहीं है, ग्लोबल लैंग्वेज नहीं है, फर्स्ट नहीं है। ठीक, तो इंडिया में इंग्लिश कैसी लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में। ठीक, जैसा कि फ्रेमवर्क तैयार किया गया था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में, उसके अनुसार। इसको पैसेज को पढ़िए, देखिए दिया हुआ है, रीड द एक्सचेंज, क्या दिया है पढ़िए। शैल वी गो आउट टू द गार्डन एंड फाइंड आउट द नेम ऑफ दोज फ्लावर्स नियर द कॉरिडोर। तो इस स्टेटमेंट को पढ़िए, इसके माध्यम से टीचर क्या व्यक्त करना चाह रही हैं।
इसके माध्यम से आपका आंसर होगा बी। रिलेट्स लैंग्वेज फंक्शन विद पोलाइटनेस, वो लैंग्वेज फंक्शन को सिखा रही हैं नम्रता के साथ। ठीक है, बच्चों को सिखा रही हैं कि किस तरह से अपनी बात को एक्सप्रेस किया जाता है। ये है। क्या हम बाग में चलें और कॉरिडोर में जो बाहर फूल हैं उनको उनको देखें, उनके नाम नोट करें, उनको लिखें, उनको पता करें? अगर टीचर ऐसा कहती हैं, बच्चे भी कहते हैं हाँ मैम हाँ चलें, तो इसके माध्यम से वो सिखा रहे हैं किस तरह से बात को अपनी अच्छी तरह से व्यक्त कराया जाता है। Which one of the following help in learning the second language without using the printed text? लैंग्वेज लर्निंग करना है सेकेंड लैंग्वेज को, इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज है हमने बताया आपको, तो विदाउट प्रिंटेड मटेरियल के बिना हमको भाषा सिखानी है इंग्लिश, तो कैसे सिखाएंगे? वो सिखाएंगे हम लैंग्वेज इमर्शन के माध्यम से। सी ऑप्शन है। अपनी आसपास की लैंग्वेज इमर्शन का मतलब ये है कि अपने आसपास की चीज़ों को, परिवेश को देख करके भाषा को सिखाना। पानी की गिलास ले लिया, उसको कहते हैं, बच्चों को सिखा देते हैं गिव मी वाटर। पानी कोई मांगे तो कहना है गिव मी वाटर। ठीक है, गिव मी ए ग्लास वाटर, तो इसको कहेंगे लैंग्वेज इमर्शन। अपने आसपास की चीज़ों जिससे वो सराउंडेड हैं स्टूडेंट्स, उसी के माध्यम से चीज़ों को बताना। ठीक, बिना प्रिंटेड मटेरियल के। चलिए पैसेज आ गया, पैसेज ज़रूर प्रैक्टिस करिए स्टूडेंट्स, ये नहीं कि हम पैसेज कर लेंगे। हाँ, पैसेज भी इम्पोर्टेंट पार्ट, 50% तो आपके पैसेज ही आएंगे क्वेश्चन, तो इनको प्रैक्टिस करिए, पैसेज को पढ़िए। When it comes to structures that are both majestic and well fortified, the classic European castle in the pinnacle of the design. जब हम कलाकृति की बात करते हैं, रचना की बात करते हैं, भव्यता की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि क्लासिक यूरोपियन के जो महल हैं वो कलाकृति के सर्वोच्चतम डिजाइन है। पिनाकल माने टॉप, चोटी, जो कलाकृति के हैं डिजाइन हैं उसके सर्वोत्तम उदाहरण हैं। यूरोपीय किले को देख करके उसकी भव्यता का, उनकी कलाकारी का, उनकी कला जो है भवन निर्माण कला का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अक्रॉस द एजेज युगो सॉरी स्टूडेंट, अक्रॉस द एजेज युगों से कैसल चेंज्ड, महल बदलते मतलब बदले हैं, एंड डेवलप्ड एंड इवेंचुअली फेल आउट ऑफ यूज़, बहुत से गिर गए हैं, बट दे स्टिल कमांड द फैसिनेशन ऑफ अवर कल्चर, लेकिन हम वो फिर भी अपनी संस्कृत को, ये किले जो हैं यूरोपियन कैसल की भव्यता ना ये बताते हैं, भव्यता को बताते हैं। किलों के बारे में बताया गया है किस तरह से किलों की भव्यता अभी भी संस्कृत से जुड़ी रही है, हमको आकर्षित करती है, उसमें कलाकारी है। कैसल वार ओरिजिनली बिल्ड इन इंग्लैंड बाय नॉर्मन इन्वेडर्स। नॉर्मन लिखा है, आक्रमणकारियों द्वारा ये भवन निर्माण, जो किलों की निर्माण शुरू हुआ 1066 ईस्वी में। एज विलियम एंड कनकरर एडवांस थ्रू इंग्लैंड, जैसे विलियम जो विजेता थे उन्होंने इंग्लैंड में इसकी शुरुआत की। ही फोर्टिफाइड की पोजिशन टू सिक्योर द लैंड ही हैड टेकन, मतलब किले का मतलब ये होता था अपने किलों, अपने राज्य की रक्षा करने के लिए उन्होंने बनाना शुरू किया। कैसल आर सर्व्ड एज बेसिस ऑफ ऑपरेशन फॉर ऑफेंसिव अटैक। किले, इसका जो बनने का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि हमको रक्षात्मक नीति अपनानी, मतलब रक्षा के लिए बनाए गए थे, राज्य की रक्षा के लिए। ट्रूप्स आर समन्ड टू ऑर्गेनाइज अराउंड एंड डिप्लॉयड फॉर कैसल, एक टुकड़ी सेना की डिप्लॉय की जाती थी, नियुक्त की जाती थी राज्य की रक्षा करने के लिए उस किले पर। इन दिस वे, इस प्रकार से जो कैसल हैं, किले हैं, सर्व्ड बोथ ऑफेंसिव और डिफेंसिव, उससे रक्षा भी होती थी और उसके माध्यम से हम डिफेंसिव भी आक्रमण भी कर सकते थे। कोई जैसे किसी ने आक्रमण कर दिया तो उससे रक्षा भी करेंगे और उसी किलों से हम अटैक भी करते थे मिलिट्री ऑपरेशन में। नॉट लिमिटेड ऑफ मिलिट्री पर्पजेज, केवल मिलिट्री पर्पस की ही बात नहीं है, जो किले होते थे आल्सो सर्व्ड एज ऑफिसर्स फ्रॉम विच द लॉर्ड वुड एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, और मतलब किलों में कितना केवल मिलिट्री पर्पस की बात है, बल्कि ऑफिशियल गतिविधियां, जो मुख्य कार्य हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, वो भी इन किलों के माध्यम से होते थे।
स्टूडेंट्स फट से हमने बता दिया है, आप इसको ध्यान से कायदे से पढ़िएगा, ठीक। पैसेज को बहुत जितना अच्छा समझ लेंगे आप, और पैसेज पढ़ने के करने से पहले आप क्वेश्चन एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में रहते हैं तो हम ज़्यादा बता नहीं रहे। पहले एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चन हैं, ठीक, फिर पैसेज की शुरुआत करिएगा। हम बार बार बताते हैं आपको। चलिए, पैसेज हमने देखा, थोड़ा सा और है जो पैसेज में कट गया है। चलिए हम इसी से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कैसल। अभी जो हमने पढ़ाया जितना भी आपको, तो इसमें कौन सा किलों का मुख्य उद्देश्य नहीं है इस पैसेज के अनुसार, आप बताइए। किलों के हमने जो प्रयोग बताया आपको इसमें पैसेज में, इसमें कौन सा किले का उद्देश्य नहीं था पैसेज के अनुसार। ए बी सी डी चारों ऑप्शन देखिए, किले बनाने के कौन से उद्देश्य नहीं है। जब आप पैसेज देखेंगे तो इसमें देखिए ये तीनों दिए हुए हैं, ये नहीं है, ठीक है। तो आंसर होगा आपका ए। आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। अगला है पैसेज सेकंड में आपको क्या मेन आइडिया है, जो सेकंड नंबर का पैराग्राफ है उसका मेन आइडिया क्या है। इसका हो जाएगा आपका सी। इसमें ओरिजिनल कैसल वर फर्स्ट मेड फ्रॉम अर्थ एंड टिम्बर बिकॉज पहले जो मूल कैसल थे वो बनाए जाते थे मिट्टी और लकड़ी से। क्यों बनाए जाते थे? इसमें होगा बी। अब देखिए एक टाइटल बताना है आपको। क्या बताना है? टाइटल। इस पैसेज का टाइटल बताना है, कौन सा बेस्ट टाइटल होगा। चारों टाइटल पढ़िए, कौन सा शीर्षक बताना है, कौन सा शीर्षक सबसे उपयुक्त है। चारों ऑप्शन देखिए, आपके अनुसार कौन सा सबसे उपयुक्त है। देखिए ये अगर आप सोच रहे हैं तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी ये भी नहीं है। सी अगर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें सारे किलों के बारे में बताया गया है ना, किले का इतिहास है पूरी, राइज किस तरह से उनका राइज फॉल हुआ इंग्लैंड में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगला है इसमें है कौन सी राय पूछी गई है आपकी। तो वास्तविक जो उद्देश्य था ये डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। उसको से सर्व नहीं करते थे, कैसल जो थे जिस मूल उद्देश्य से बनाए गए थे वो नहीं हो पाया। अगला है आपको बताना है विस्टेज का अर्थ। विस्टेज का अर्थ बताना है, क्या होगा सिनोनिम। तो विस्टेज का अर्थ हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, रिमाइंडर। विस्टेज मीन्स किसी चीज़ को याद दिलाने वाला, याद रखने वाला, एक पहचान, प्रतीक समझ लीजिए, ठीक है। विस्टेज जैसे किले हैं प्रतीक रूप में थे, याद दिलाते थे हमको, वो है रिमाइंडर। अगला क्या को एंटोनिम पूछा गया है पिनाकल का। पिनाकल का हमने आपको अर्थ बताया था, पिनाकल का क्या अर्थ होगा? टॉप बताया था, चोटी, ठीक। तो क्या होगा? सबसे उच्चतम बिंदु बोलते हैं, सबसे उच्चतम बिंदु। ये इसमें वैसे सभी हैं, क्रस्ट ये है, इस चोटी ये भी होगा, एपेक्स भी है, स्टीपर। नादिर सबसे सर्वोच्चतम ऊंचे टाइप पॉइंट को कहते हैं नादिर, बी ऑप्शन है। पिनाकल मान में द हाईएस्ट पॉइंट, एपेक्स भी होता है ऊंचाई, क्रस्ट भी होता है चोटी, लेकिन नादिर है हाईएस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं? नादिर। चलिए स्टूडेंट्स एक पोयम पढ़िए, पोयम पढ़िए, इसके अर्थ बताइए, और अर्थ बताने के बाद आपको क्या करना है? आपको करना ये है कि इसमें से प्रश्न के उत्तर छांटने हैं, वही जो 2 पैसेज आएंगे। पोयम का भी पैसेज एक दे देते हैं। चलिए एक प्रश्न के हम थोड़ा देख लेंगे कौन से प्रश्न हैं पोयम में। द लिटिल ब्लैक बॉय वाज बॉर्न, छोटा काला लड़का कहाँ पैदा हुआ।
बताना छोटा लड़का आपका कहाँ पैदा हुआ, ठीक दिमाग में रख लीजिए। लिटिल ब्लैक बॉय विश्ड दैट ही कुड, उसकी इच्छा क्या थी। दूसरा प्रश्न दिमाग में रख लीजिए, पहला है कहाँ पैदा हुआ, दूसरी इच्छा बात है उसकी क्या इच्छा थी। मदर ऑफ द लिटिल बॉय सेज गॉड पुट्स पीपुल ऑन अर्थ, उस छोटे बच्चे की माँ ने कहा कि ईश्वर लोगों को धरती पे रखता है। ठीक है, क्यों बता कहा। मदर ऑफ द लिटिल बॉय सेज दैट डार्क स्किन एंड फेस आर, किसकी तरह है, उसकी जो डार्क स्किन है उसका चेहरा है, उसकी माँ ने बच्चे की कहा उस किसकी तरह लगता है। सैडोवी ग्रोव का अर्थ बताना है और एक फ्रेज है उसका अर्थ बताना है। चलिए हम पहले पोयम पढ़ लेंगे, ठीक है। पैसेज एक नज़र देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन है। चलिए पोयम। माई मदर बोर मी इन द साउदर्न वाइल्ड, मेरी माँ ने मुझको जन्म दिया एक जंगल में, साउथ एशिया के जंगलों में। एंड आई एम ब्लैक बट ओ माई सॉल इज वाइट, मैं तो काला रंग का था, हाँ ब्लैक था, लेकिन जो मेरी आत्मा है वो स्वच्छ है, निर्मल है, पवित्र है। वाइट एज एन एंजल, किसकी तरह पवित्र है उस बच्चे की आत्मा, एंजल देवदूत की तरह। इज़ द इंग्लिश चाइल्ड, और जैसा ही एक अंग्रेज बच्चा होता है उसकी तरह ही मेरी आत्मा निर्मल है, स्वच्छ है। बट आई एम ब्लैक, लेकिन चेहरे से मैं ज़रूर काला हूँ। आई एम ब्रीव ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट मेरे चेहरे पे नहीं आई, मतलब रंग गोरा लाइट मारता है तो वो नहीं आई। माई मदर टॉट मी अंडरनीथ ए ट्री, अब चूँकि मेरे जंगल में जन्म हुआ, वाइल्ड दिया है ना, साउदर्न वाइल्ड, जंगल में मेरा जन्म हुआ, तो ही टॉट मी अंडरनीथ ए ट्री, हम प्राकृतिक वातावरण में पले और मुझे पेड़ के नीचे पाला गया। एंड सिटिंग डाउन बिफोर द हीट ऑफ डे, और कोई हमारे पास घर नहीं था, दिन के प्रकाश में हम बैठे रहते थे, हाँ पले, दिन प्रकाश में हम पले, हम पेड़ के नीचे पले। सी टुक ऑन हर लैप एंड किस्ड मी, मेरी माँ ने मुझको गोद में लिया और क्या किया, किस किया। एंड पॉइंटिंग टू द ईस्ट बिगिन टू से, और मेरी ओर इशारा करके मुझको बुलाया, मुझको तुझसे कुछ कहा। एंड दिस ब्लैक बॉडीज़, और ये जो काला शरीर था, दिस सन बर्नड फ्रेस, चूँकि हम पेड़ के नीचे पले, सूरज में धूप में पले, तो सूरज मतलब सनबर्न था, सूरज से जल जुड़े। इज़ बट ए क्लाउड लाइक ए शैडी ग्रोव, और जिस तरह से बादल एक घुमक्कड़ होता है और छायादार वृक्ष होते हैं, उसी तरह से हम पले। स्टूडेंट्स पोएम एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, अपने स्तर से पढ़ लीजिएगा, इसके अर्थ बताना है आपको, क्वेश्चन करने हैं। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। लिटिल बॉय वाज बोर्न, कहाँ बच्चा का जन्म हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था, सही कहना है, डी है ऑप्शन। द लिटिल ब्लैक बॉय विश्ड दैट ही कुड बी, उसकी क्या इच्छा थी, उस बच्चे की क्या इच्छा थी, पैसेज पढ़िए, क्या इच्छा थी उस लिटिल ब्लैक बॉय की। ना वो एजुकेटेड की बात नहीं आई, फ्री की बात नहीं है, ओल्डर वाइट की बात है, वो सुंदर होता, वो गोरा होता। मदर ऑफ द लिटिल ब्लैक बॉय सेज गॉड पुट्स पीपुल ऑन अर्थ, कि ईश्वर लोगों को धरती पर रखता है, क्या अर्थ है इसका, ये होगा बी, टू लर्न टू इंडोर हिज लव। मदर ऑफ द लिटिल ब्लैक बॉय सेज डार्क स्किन एंड फेस आर, उसकी त्वचा डार्क और चेहरा वैसा है, क्यों, किसकी तरह है, उसकी माँ कहती थी उसकी जो डार्क स्किन और फेस है किसकी तरह है, क्लाउड की तरह है, उसकी माँ जो कहती थी। द फ्रेज लाइक ए शैडी ग्रोव, लाइक ए शैडी ग्रो, लाइक आया है तो जस्ट एज लाइक सो आता है, तो वो कौन सा होता है, सिमिली होता है। जहाँ पर एज लाइक सो आएगा तो अलंकार कौन सा होगा, फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली। थ्रो द फेस इफ एज इफ ब्रीव्ड ऑफ लाइट, ब्रीव्ड में होता वंचित होना, ऐसा लगता है कि प्रकाश से वंचित रहा वो, क्या मतलब,
प्रकाश से वंचित रहा। उसमें कॉन्फिडेंस का कमी है उस बच्चे में। तो कलर ऑफ द बॉय है, लाइट उसमें नहीं है उस, और सेल्फ स्टीम उस बच्चे में विश्वास भी नहीं है। मतलब कलर तो ब्लैक कलर का ही है, लेकिन उसका विश्वास भी कम है, और उसमें भविष्य की आशा भी है, क्योंकि जंगलों में पला। तो ये ऑप्शन अगर आप पढ़ेंगे तो डी हो जाएगा। मतलब चारों इसमें सही है, तीनों सही है ना, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, ये हमने आपको पेडागोजी बताई और बताया आपको 2 पैसेज। वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए कैसा लगा। चलिए फिर मिलेंगे, फिर हमको इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चन देंगे। ठीक है, बने रहिए चैनल पर। थैंक यू।